नमस्ते और इस खास एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम उन इनसाइडर रणनीतियों का पर्दाफाश करने वाले हैं जो 2026 में एक बेहद सफल गेमिंग चैनल लॉन्च करने के लिए एकदम जरूरी है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस डीप डाइव में उतरते हैं। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि आखिर 2026 ही नए गेमिंग क्रिएटर्स के लिए सबसे बेहतरीन मौका क्यों है। देखिए, इसका सीधा सा जवाब है टाइमिंग। इस साल GTA 6 और नए रेजिडेंट ईविल जैसे कुछ ऐसे मैसिव टाइटल्स रिलीज होने वाले हैं जिनका इंतजार सालों से हो रहा है। ये एक ऐसी गोल्डन विंडो है, एक ऐसा बेमिसाल मौका है जिसे मिस करना बहुत भारी पड़ सकता है। चैनल की इमेंस ग्रोथ के लिए ऐसा समय शायद बार बार नहीं आता। सफलता के लिए ये 5 कदमों वाली अल्टीमेट प्लेबुक है। पहला, कंटेंट और गेम्स चुनना। दूसरा, वायरल टॉपिक्स खोजना। तीसरा, थंबनेल डिजाइन में मास्टरी। चौथा, प्रो लेवल वीडियो एडिटिंग। और अंत में ग्रोथ के लिए ट्रेंड जैकिंग। यही वो प्रोसेस है जो टॉप टियर प्रोफेशनल गेमर्स को बिल्कुल शुरुआती लोगों से अलग करती है। चलिए सीधे पहले और सबसे क्रूशियल स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, कंटेंट और गेम्स चुनना। यानी ये तय करना कि चैनल पर आखिर किस तरह के वीडियो अपलोड किए जाएंगे। अगर प्लेटफॉर्म की ट्रेंड्स पर ध्यान दिया जाए तो फिलहाल 5 मुख्य गेमिंग कैटेगरीज हावी हैं: गेम प्ले, पर्सनैलिटी, स्टोरी टेलिंग, रिव्यू या अपडेट्स और एजुकेशन। इंटरनेट का हर बड़ा गेमिंग चैनल इन्हीं में से किसी एक खांचे में फिट बैठता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा मिथक है जिसे तोड़ना बिल्कुल जरूरी है। अक्सर माना जाता है कि नए क्रिएटर्स को शुरुआत में सिर्फ अपना प्योर गेम प्ले अपलोड करना चाहिए या अपनी पर्सनालिटी के दम पर व्यूज लाने चाहिए। लेकिन सच तो ये है कि शुरुआत में कोई किसी अनजान चेहरे को नहीं जानता। शुरुआती क्रिएटर्स के लिए सबसे सुरक्षित और बेहतरीन विकल्प है स्टोरी टेलिंग, गेम्स के रिव्यूज और अपडेट्स देना, या फिर एजुकेशन यानी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करना। शुरुआत में सारा फोकस सिर्फ कंटेंट की वैल्यू पर होना चाहिए। गेम सिलेक्शन को लेकर एक और बहुत बड़ी गलती जो अक्सर होती है वो है फ्री फायर या पबजी जैसे सैचुरेटेड गेम्स चुनना। इसके बजाय प्रो स्ट्रैटेजी ये है कि रोब्लॉक्स या माइनक्राफ्ट जैसे एवरग्रीन गेम्स को चुना जाए जिन्हें दर्शक हमेशा देखना पसंद करते हैं। और हाँ, एल्गोरिदम को हैक करने के लिए लॉन्ग फॉर्म वीडियो के सबसे पीक और रोमांचक पलों को काटकर शॉर्ट्स के रूप में डालना एक जबरदस्त रणनीति साबित होती है। आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की ओर, वायरल टॉपिक्स खोजना। सोचिए, जब हजारों क्रिएटर्स एक ही गेम खेल रहे हों तो कोई उस भीड़ से अलग कैसे दिख सकता है। इसका एक बहुत ही सॉलिड इनसाइडर सीक्रेट है, और वो सीक्रेट है ये मास्टर फॉर्मूला। गेम का कोई एक मुख्य मैकेनिक यानी उसका कोर रूल हटा दे और उसमें एक सफरिंग यानी चुनौती जोड़ दे। जब किसी गेम के एकदम बेसिक नियमों को इस तरह से ट्विस्ट किया जाता है तो वो दर्शकों के दिमाग में जबरदस्त क्यूरियोसिटी पैदा करता है। एंगेजमेंट तो मानो आसमान छूने लगता है। इस एक असली उदाहरण से समझते हैं। जरा इस आइडिया पर गौर कीजिए। बिना कोई अपराध किए 100% सर्वाइव करते हुए GTA खेलना, कमाल का आइडिया है ना। GTA का तो पूरा डिजाइन ही अपराध और एक्शन पर टिका है, लेकिन जब उस प्राकृतिक डिजाइन को ही रोक दिया जाता है तो वो तुरंत लाखों व्यूज ले आता है। हर कोई बस ये देखने के लिए टूट पड़ता है कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है। चलिए अब तीसरे स्टेप पर आते हैं, थंबनेल डिजाइन में मास्टरी। देखिए, वीडियो का टॉपिक चाहे जितना भी माइंड ब्लोइंग हो, वो पूरी तरह से बेकार है अगर उसकी पैकेजिंग ऐसी ना हो जो लोगों को क्लिक करने पर मजबूर कर दे। तो इसके लिए टॉप पर्सनालिटी क्रिएटर्स 30-70 का एक सख्त रूल फॉलो करते हैं। इसका मतलब है थंबनेल के 30% हिस्से में एक्सप्रेसिव चेहरे के भाव होने चाहिए और बाकी 70% हिस्से में गेम का कॉन्टेक्स्ट। ये विजुअल रेशियो इंसानी भावनाओं और गेम के स्टेक्स के बीच एक ऐसा परफेक्ट बैलेंस बनाता है जिसे देखकर क्लिक किए बिना रहा ही नहीं जाता। हर नीश की थंबनेल स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग होती है। गेम प्ले वीडियोस के लिए इंटेंस मोमेंट्स दिखाना बेस्ट है। स्टोरी टेलिंग में हमेशा फाइनल गोल के साथ एक सवाल होना चाहिए। रिव्यू कर रहे हैं तो डायरेक्ट कंपैरिजन बहुत बढ़िया काम करते हैं। और एजुकेशन के लिए बड़े एरोज और ट्रिक्स का इस्तेमाल होता है। और याद रखने वाली बात यह है कि प्रोफेशनल्स कभी भी आलस में आकर सिर्फ गेम का स्क्रीनशॉट नहीं चिपकाते, वो कस्टम एलिमेंट्स जोड़कर इन्हें डिजाइन करते हैं। अब आते हैं चौथे स्टेप पर, जो है प्रो लेवल वीडियो एडिटिंग। यहीं आकर एक नौ सीखिए और एक प्रोफेशनल क्रिएटर के बीच का सबसे बड़ा फर्क खुलकर सामने आता है। एक बहुत बड़ा शुरुआती मिथक ये है कि टॉप क्रिएटर्स गेम खेलते खेलते ही अपना वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर लेते हैं। बिल्कुल नहीं। बिगिनर्स अक्सर 3 घंटे की रॉ फुटेज बिना किसी स्क्रिप्ट के अपलोड कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेशनल्स उस फुटेज को बेदर्दी से काटकर 20 से 40 मिनट तक ले आते हैं और उसके बाद एक प्रॉपर स्क्रिप्ट लिखकर अपना वॉइस ओवर रिकॉर्ड करते हैं ताकि स्टोरी टेलिंग एकदम पीक पर हो। अब जरा एडिटिंग की पेसिंग पर गौर कीजिए। जूम इन, जूम आउट, तेज टेक्स्ट पॉपअप्स, साउंड इफेक्ट्स। वीडियो के पहले 30 सेकंड में ये जो एकदम फास्ट और अफरा तफरी वाली एडिटिंग दिखती है, ये बहुत ही कैलकुलेटेड होती है। इसका सीधा मकसद है दर्शकों का ध्यान झटके से खींचना। और ये एनर्जी रुकनी नहीं चाहिए। हर एक मिली सेकेंड में एक्शन होना चाहिए। शुरुआत में विजुअल और ऑडिटरी हुक्स एकदम अनिवार्य हैं। एक ऐसा जाल बिछाना जरूरी है कि वीडियो को छोड़कर जाने का मन ही ना करे। ये सब इतनी मेहनत इसलिए क्योंकि पहले 30 सेकंड ही सब कुछ तय करते हैं। अगर इंट्रो फेल हो गया, अगर शुरुआत में ही ध्यान नहीं खींचा जा सका, तो बाद की बेहतरीन पेसिंग का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो पूरे टाइमलाइन पर पेसिंग कुछ इस तरह चलती है।
एकदम शुरुआत में वो जबरदस्त 30 सेकंड का हुक, फिर लगभग 5 मिनट पर इंटेंस मोमेंट्स और फास्ट कट्स, 12 मिनट के आसपास आकर थोड़ा रिलैक्स्ड कमेंट्री ताकि सांस लेने का मौका मिले, और आखिर में 20 मिनट पर एक धमाकेदार क्लाइमैक्स। प्रोफेशनल एडिटर्स इसी सटीक पेसिंग और बेसिक कलर ग्रेडिंग के जरिए वीडियो की शुरुआत से अंत तक इमोशंस को अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं। और इस हाई रिटेंशन पेसिंग को बनाए रखने के लिए, और वो भी बिना किसी कॉपीराइट स्ट्राइक के डर के, एक बहुत बड़ी साउंड लाइब्रेरी की जरूरत होती है, जैसे एपिडेमिक साउंड्स की लाइब्रेरी, जिसमें 2 लाख से भी ज्यादा साउंड इफेक्ट्स का एक विशाल खजाना मौजूद है। बिना सही साउंड डिजाइन के ये पेसिंग कभी काम नहीं कर सकती। अब आते हैं इस प्लेबुक के आखिरी और सबसे निर्णायक कदम पर, ट्रेंड जैकिंग। ये वो पिवटल स्टेप है जो ये पक्का करता है कि चैनल लंबे समय तक टिका रहे और किसी एक गेम का ट्रेंड खत्म होने पर चैनल भी उसके साथ न डूब जाए। इसे 3:1 अपलोड स्ट्रैटेजी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर 3 वीडियो कोर यानी मुख्य गेम के अपलोड हो रहे हैं, तो चौथा वीडियो किसी बिल्कुल नए और ट्रेंडिंग गेम का होना चाहिए। ये बहुत ही नाप तोल कर बनाई गई रणनीति है जो धीरे धीरे एक ऐसी कल्ट ऑडियंस तैयार करती है जो किसी एक गेम से नहीं बल्कि सीधे क्रिएटर से जुड़ती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी है, सिंगल गेम ट्रैप से हर हाल में बचना है। इतिहास गवाह है, ऐसे कई क्रिएटर्स देखे गए हैं जिनका पूरा करियर तब रातों रात खत्म हो गया जब पबजी जैसे गेम्स अचानक बैन हो गए। सिर्फ एक गेम पर पूरी तरह निर्भर रहना इस फील्ड का सबसे बड़ा खतरा है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए यहाँ सोचने लायक एक विचारोत्तेजक सवाल है। 2026 के इस तेज तर्रार गेमिंग लैंडस्केप में ऐसा कौन सा अनोखा सिग्नेचर स्टाइल है जो एक क्रिएटर को सही मायनों में बुलेट प्रूफ बना सकता है? अपनी खुद की यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन यानी यूएसपी खोजना ही लॉन्ग टर्म सर्वाइवल की असली कुंजी है। इस पर गहराई से विचार करना बहुत जरूरी है।